गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मोदी सरकार दैट इज एनडीए सरकार ने अपना पहला नियमित बजट 23 जुलाई को पेश किया। उस पर मैं एक लंबा वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ, जिसमें मैंने इस बजट को इस उद्देश्य से एग्जामिन किया कि क्या इस बजट में जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, अगर वो कंटिन्यू की जाए तो 2047 तक हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा या नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने उस हमारे वीडियो को देखा होगा, जो थोड़ा लंबा है। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, ताकि आपको चीजें स्पष्ट हो सके। उसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर के हाजिर हुआ कि हमको टैक्स क्यों पे करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों, और करना चाहिए तो क्यों। इन दोनों वीडियो में दो शब्द बार बार आए हुए हैं। पहला है जीरो बेस बजटिंग और दूसरी परफॉर्मेंस यानी आउटकम बजटिंग। मैंने दावा किया था पहले वीडियो में कि अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को लागू कर दें ईमानदारी के साथ, तो हमारा पूरा का पूरा रेवेन्यू डेफिसिट खत्म हो सकता है, जीरो हो सकता है, और शायद कुछ लोन भी हमको कम लेना पड़ेगा। टैक्स वाले वीडियो में भी ये बात सामने आई है कि हमारे पैसे का अगर सदुपयोग करना है तो इन दोनों चीजों को लागू करना पड़ेगा। अब दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड आ रही थी बार बार कि आपने जीरो बेस और परफॉर्मेंस बजट पर बहुत संक्षेप में चर्चा की है। जरूरत इस बात की है कि इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा जाए कि ये कैसे काम करता है, क्या चीज है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जीरो बेस बजटिंग प्रोसेस पर चर्चा करूंगा, और अगर आप हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोसेस को अपना करके हम कैसे अपने बजटिंग प्रोसेस में पैराडाइम शिफ्ट ला सकते हैं, मौलिक परिवर्तन ला सकते हैं, और जो पैसा या प्रोडक्ट कैपिटल है उसकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में काफी हद तक सुधार कर सकते हैं, और जो उसका रिजल्ट होगा बजट का वो काफी अच्छा होगा। अगला वीडियो में ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बजट के ऊपर लेके आने वाला हूं। दोस्तों, ये बजट जो प्रोसेस है, जीरो बेस बजट, केवल सरकार के लिए लाभदायक नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स को तो इसको समझना चाहिए, जो लोग गवर्नमेंट में हैं। पर्सनल फाइनेंस के लिए भी इसका बहुत बड़ा रोल है, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना है। कारपोरेट वर्ल्ड के लिए भी इसकी बहुत बड़ी रेलेवेंस है, अगर उसको अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी को बना कर रखना है। फाइनेंशियल ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो ये जीरो बेस बजट जो सिस्टम है, ये पर्सनल फाइनेंस के लिए भी उतना ही उपयोगी है, कारपोरेट फाइनेंस के लिए उतना ही उपयोगी है, और पब्लिक फाइनेंस के लिए भी उतना ही उपयोगी है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हो सकता है कि 20 से 25 मिनट तक ये वीडियो जा सकता है, मैं भी कुछ कह नहीं सकता। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल है जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए ही लॉन्च किया गया। हम ऐसा कोई कंटेंट लेके नहीं आते जिसका संबंध आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ना हो। हम आपके नॉलेज बेस को मजबूत करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आज इस बजट के माध्यम से आपके सामने कुछ चीजों पर चर्चा करूंगा। पहली चीज, बजट होता क्या है। बजटिंग प्रोसेस कई तरीके की होती है। फिर मैं जीरो बेस बजट के ऊपर आऊंगा, इसके नट व बोल्ट आपको समझाऊंगा, और ये क्या क्या कर सकता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन इसके पहले कि इस विषय पर मैं चर्चा शुरू करूं,
कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अगर आप हमसे डायरेक्टली लिंक बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 2 लिंक आपको मिलेंगे, एक फ्री वेबिनार का और एक सजेशन का फ्री वेबिनार का। अगर कोई वेबिनार ऐसा प्लान ऑलरेडी है जो आपके मन का है तो उसके लिए रजिस्टर कर लीजिए, हम आपको बुला लेंगे। और अगर नहीं है किसी वजह से, आप सजेशन दीजिए, हम इन ड्यू कोर्स उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और आपको बुलाएंगे। दूसरी चीज, चूंकि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्यरत हूं, इसको बढ़ावा देना चाहता हूं, क्योंकि सारी समस्याओं का सलूशन यही है। और अगर आप इस विषय में रुचि रखते हैं तो आप हमारा प्रयास विचार मंच ज्वाइन करिए, डिस्कशंस में भाग लीजिए। इसका एक लिंक दिया गया है, आप अपना डिटेल उसमें दीजिए, इच्छा जाहिर करिए, हम आपको ज्वाइन कराएंगे और इनवाइट करेंगे। तीसरी चीज है कि दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूं कि अगर हमारा विचार सोच सही नहीं है तो कर्म सही होने का सवाल पैदा नहीं होता। और अगर कर्म हमारे सही नहीं होंगे, सटीक नहीं होंगे, तो ना हम सफल होंगे, न संतुष्ट होंगे, न खुश रह पाएंगे और जीवन हमारा खराब हो जाएगा। दोस्तों, इस उद्देश्य से कि हम लोगों के सोच विचार और व्यवहार में एक पैराडाइम शिफ्ट ला सकें, एक मौलिक परिवर्तन ला सकें, मैं एक कोर्स का निर्देशन कर रहा हूं जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन कोर्स, जिसका हमने 5 मॉड्यूल बनाया है सोच समझ करके, छात्रों के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए और रिटायर्ड लोगों के लिए अलग अलग। अगर आप इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका भी लिंक है, आप क्लिक करिए, आपको डिटेल मिलेगा सारा का सारा। और अगर आप हर मॉड्यूल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, कंप्लीट डिटेल उपलब्ध है, उसको पढ़िए, कुछ समय बिताइए। और इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो हमको आप फोन कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए, ईमेल कर लीजिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ये नहीं चाहता कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस कार्यक्रम के लाभ से वंचित रहे। इसके लिए हमने एक स्पेशल रेवेन्यू मॉडल डिजाइन किया है जिसमें आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों, मैं आपसे रुपया पैसा या कोई दान दक्षिणा नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे आपका खाली समय मांग रहा हूं। अगर आपके पास 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा समय है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको करने के बाद, तो वो समय को हमको दान कर दीजिए और अपने घर बैठे मोबाइल फोन के ही माध्यम से हमारे एक्टिविटी पार्टनर यानी गतिविधि भागीदार के रूप में काम करते हुए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आप संचालन करिए, व्यक्तिगत विकास मार्गदर्शक के रूप में, और कुछ आपको आय भी होगी। मैं इसके लिए आपको पूरा प्रशिक्षण दूंगा, हर तरह का गाइडेंस दूंगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इन लिंक को क्लिक करेंगे और किसी न किसी रूप में हमसे आप जरूर जुड़ोगे। दोस्तों, आइए अब हम लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं जो आज का विषय वस्तु है, जीरो बेस बजटिंग प्रोसेस। इसके पहले कि हम जीरो बेस पे जाएं, पहले बजटिंग समझ लिया जाए। दोस्तों, आप अपने घर का बजट बनाते हैं, सरकार अपना बजट बनाती है, कारपोरेट्स अपना बजट बनाते हैं। आखिर क्यों बनाते हैं? बजट का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर साल के अंदर, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर या एक पर्टिकुलर अवधि में आप कितना आय करेंगे, कितना उसमें से खर्च होगा, कितना बचत होगी, या कुछ कमी होगी तो लोन लेना पड़ेगा ताकि आप अपना जीवन चला सकें, परिवार चला सकें, अपनी संस्था चला सकें या सरकार चल सके, और जो अपनी ड्यूटी है पूरी कर सके। मोटा मोटी बजट का मतलब ये होता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें आपकी अर्निंग है, एक्सपेंडिचर है, सरप्लस है या डेफिसिट है, लोन है, जो भी है। सामान्यतः जो कैपिटल बजट होता है वो
मोर देन 1 ईयर का होता है, लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर उसको असेसमेंट करना पड़ता है आपको कि कितने साल में पैसा लौटेगा और क्या होगा। डिटेल बजटिंग आपको कैपिटल बजटिंग करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन जो रेवेन्यू बजट है या जो एनुअल बजट है वो 1 साल के लिए बनता है। तो ये तो हो गई बजट की बात। अब सवाल है बजट कितने कितने तरीके से बन सकता है। तो सबसे जो आसान तरीका बजट बनाने का है वो है हिस्टोरिकल बजटिंग, भूतकालीन बजट बोलते हैं। वैसे भी हम हिंदुस्तानी भूतकाल में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वहां ज्यादा कंफर्ट लेवल हमारा होता है। हम आए दिन राम की बात करेंगे, कृष्ण की बात करेंगे, गौतम बुद्ध की बात करेंगे, तमाम पुराने जो हीरोज हमारे हैं उनकी बात तो करते हैं, लेकिन कभी ये बात नहीं करते कि राम जो करके गए, कृष्ण जो करके गए, उसकी तुलना में हम क्या कर रहे हैं। क्या हम उनके आदर्शों पे चल रहे हैं, क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उनका नाम ऊंचा हो। तो हम भूतकाल में रहने के आदी हैं, जिसका नुकसान हमको होता है। तो जो हिस्टोरिकल बजटिंग है उसका पर्पस तरीका ये होता है कि पिछले साल आपने जो खर्च किया उसमें 10-5% आप बढ़ा करके इस साल का बजट बना लीजिए, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर कर लीजिए। तो इसमें कोई दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। पिछला देखिए आगे बढ़िए, पिछला देखिए आगे बढ़िए, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल बजटिंग। हिस्टोरिकल वर्ड गलत होगा क्योंकि उसका अर्थ कुछ और हो जाएगा, भूतकालीन बजट कहना चाहता उचित होगा उसको। इसके विपरीत जीरो बेस बजट जो होता है वो ये कहता है कि भूतकाल को भूल जाइए, जीरो से शुरू करो। जीरो मतलब आज से शुरू करो। अगर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का बजट आपको बनाना है तो 31 मार्च को भूल जाइए, 1 अप्रैल को याद रखिए। अब 1 अप्रैल को अगर आपका टारगेट कट ऑफ डेट है तो उस दिन आप कंप्लीट सब एक्टिविटी को रिव्यू करो कि कौन कौन सी एक्टिविटी पिछले साल हो रही थी या पीछे से आ रही थी, उसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसकी जरूरत ही नहीं है। क्रिटिकली रिव्यू करिए कि क्या वो जरूरत है कि वो एक्टिविटी की जाए। जो एक्टिविटी करने लायक नहीं है उसको सीधा सीधा डिलीट करिए, उस पर 1 पैसा खर्च करने की जरूरत आपको नहीं है। तो जब बजट एस्टिमेट बनाएंगे तो उसको सीधा सीधा इग्नोर करेंगे, उसमें जो भी पिछला बजट था उसको जीरो कर देंगे। अब मान लीजिए कि आपको लगता है कुछ एक्टिविटी उसको करना जरूरी है, तो उस एक्टिविटी को राइट साइज करिए, उसका साइज ठीक करिए, रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसके करने के तरीके को ठीक करिए, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो भी लेटेस्ट है उसको करते हुए उसको ठीक करिए ताकि वो कास्ट इफेक्टिव तरीके से हो जाए। तीसरी बात आपको देखना क्या नई एक्टिविटी करना है। समय के साथ चीजें बदलती हैं, नए डिमांड्स आती है, नई रिक्वायरमेंट आती है, तो नई एक्टिविटी आप सेलेक्ट करिए जो आपको करना है। और ये सारी चीजें लिंक होगी आपके बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए बजटिंग आप कर रहे हो। तो नई एक्टिविटी आ जाएगी, उसको आप फिर नए तरीके से उसका एस्टिमेट लगाइए, उसका प्रोसेस क्या होगा इसको सिलेक्ट करिए अप्रोप्रिएट तरीके से। तो ये एक्टिविटी रिव्यू का काम आपने पूरा कर लिया। दोस्तों अगर आप इतना काम कर लेते हो तो निश्चित रूप से जो आपका बजट का जो डिमांड होगी, जो एस्टिमेट होगा, काफी रियलिस्टिक होगा, काफी अप टू डेट होगा, कास्ट इफेक्टिव होगा। और हो सकता है कि पहले जो आप जो है अगर 10 लाख का बजट था तो हो सकता है 8 लाख को ही आउटपुट आप दे पाओ जो 10 लाख दे रहा था आपको, और कई नई एक्टिविटी आप कर पाओगे। तो पहला तो हो गया कि आप ये देख लीजिए कि ये एक्टिविटी हो रही है और इतना खर्चा होता है। ये मैंने बात कर ली उन एक्टिविटी को जिसको आपको फंड करना है, जिसके लिए पैसा चाहिए। अब आ जाइए अर्निंग साइड। आपकी कुछ अर्निंग होगी, पर्सनल लेवल की बात करें तो आपका सैलरी होगी और कोई इनकम होगी। कारपोरेट की बात करें तो उनका करंट सेल्स होंगे और कुछ होगा जो भी होगा। गवर्नमेंट की बात करें तो टैक्स रेवेन्यू होगा। तो अगर हम अर्निंग एक्टिविटी की बात करें जहां से हमको पैसा मिलता है, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बजट का, उसको फिर रिव्यू करिए कि जो आप अर्निंग कर रहे हो वो क्या अर्निंग फुल पोटेंशियल आ रहा है, उसमें क्या कमी है, उसमें क्या करना है ताकि अर्निंग बढ़े उसकी। आपको नए नए टेक्निक लगानी है उसके ऊपर ताकि अर्निंग बढ़ सके, खर्चे कम हो सके।
उस अर्निंग को करने के लिए कुछ खर्च होते हैं, उसको रिड्यूस करिए ताकि नेट बेसिस पे आपको अर्निंग बढ़े आपकी। फिर आप नए नई एक्टिविटी पोटेंशियल देखिए कि कहाँ कहाँ से और इनकम हम कर सकते हैं जो अभी तक नहीं कर रहे थे। तो उन नए एक्टिविटीज को खोजिए, उनकी पोटेंशियल को असेस करिए, उसको प्रॉपर प्रोसेस डिसाइड कर लिए उसके लिए। तो आपने एक्टिविटी जो है अर्निंग एक्टिविटी को रिमूव कर लिया जीरो बेस से। इसमें भी यही फार्मूला लागू होता है। भूतकाल को भूल जाइए, भूतकाल में कैसे आप अर्न कर रहे थे और क्या कर रहे थे, आज क्या संभव है उसको देखना है। अब आपने एक्सपेंडिचर असेस कर लिया, अर्निंग असेस कर ली, तो ऑब्वियसली या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। आपको पता है कि हमारा जो सेंट्रल बजट अभी पेश हुआ है वो डेफिसिट बजट है। ओवरऑल जो फिजिकल डेफिसिट 16 लाख करोड़ से ज्यादा है और रेवेन्यू डेफिसिट भी 5.8 लाख करोड़ है। और हमने जैसा कि पहले वीडियो में बताया कि जो गरीब लोग 50% डाउन हैं वो 60% जीएसटी दे रहे हैं। उनसे जो अर्निंग आ रही है जीएसटी से 6 लाख करोड़ से ज्यादा आ रही है और इससे कम हमारा डेफिसिट है। तो एक गरीब देश इंडिया में जो लोग किसी तरह टैक्स भर रहे हैं अपना पेट काट करके, उस पैसे का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है सरकार के लिए। कारपोरेट में यही बात लागू होती है, अगर वो पैसे का सही उपयोग नहीं करेंगे फाइनेंशियल वायबिलिटी उनकी विजिएट हो जाएगी। तो दोस्तों आपने एक्सपेंडिचर असेस कर लिया रियलिस्टिकली, अर्निंग असेस कर ली, उसका पोटेंशियल पूरा आप देख लिया। तो अगर सरप्लस है तो ऑब्वियसली वो सरप्लस आप फुलफुली इन्वेस्ट करोगे ताकि उससे आप रिटर्न कर सको। पर्सनल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो आप एक सेविंग प्लान करोगे, उसको प्रॉपर प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसिव इनकम जनरेट करोगे और फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करोगे। अगर कारपोरेट आप क्लाइंट हैं तो अपने कारपोरेशन में अगर आपको सेविंग हो रही है जो प्रॉफिट के रूप में होगी, नेटवर्थ आपका बढ़ेगा, निश्चित रूप से आपके शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे, आपकी वैल्यू आप फर्म बढ़ेगी और आप उस पैसे को एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकते हैं, डिविडेंड पे कर सकते हैं, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। सरकार का जहां तक सवाल है तो ये तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि डेफिसिट सरप्लस बजट होने जा रहा है, लेकिन अब सवाल है कि मान लीजिए डेफिसिट है, तो अगर डेफिसिट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, आपको पैसे की जरूरत है तो आपको लोन लेना पड़ेगा। तो अब लोन को भी आपको जीरो लेवल पे रिमूव करना है। कहाँ से लोन लूँ, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, किस ब्याज पे मिलेगा, कब लौटाना होगा, सारी चीजों को आपको जीरो बेस पे रिमूव करके लीस्ट कास्ट में वो लोन लेना है और उसका सही उपयोग करना है। तो दोस्तों एक्टिविटी रिव्यू की जब बात की जाती है जीरो बेस बजट में, तो उसमें अर्निंग एक्टिविटी, एक्सपेंडिचर एक्टिविटी और डेट एक्टिविटी तीनों को जीरो बेस से रिव्यू करके आप बजट बनाते हो। मैं आपको अगर कुछ उदाहरण देना चाहूं तो बात आपकी ज्यादा समझ में आएगी। पहली चीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सैलरी से इनकम टैक्स काटने का क्या मतलब है? आप उनको टैक्स फ्री अर्निंग सैलरी दीजिए, सैलरी को कम कम करके दीजिए, तो आपका आला प्रेसिडेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा पूरा खर्चा बच जाएगा, आपके बजट में सेविंग हो जाएगी और इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी, जो पहले हो रही है अभी भी होगी, और जो कास्ट ऑफ कलेक्शन है वो आपको बच जाएगा। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप एजुकेशन पे खर्च कर रहे हो, जो भी कर रहे हो अभी कम कर रहे हो। हमारा पिछले वीडियो हमने कहा था कि आपको कम से कम 4.5% ऑफ जीडीपी मिनिमम आप दीजिए, जो अभी 3% है। उसकी बात मैं अभी फिलहाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपने जो भी पैसा खर्च किया, चाहे सेंटर ने किया चाहे स्टेट ने किया, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, किसी लायक नहीं है, नौकरी देने लायक नहीं है, बाहर कहते हैं ये तो बेकार है, बहुत कम लोग हैं जिनको नौकरी दी जा सकती है। तो इस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हुआ जब उसका कोई आउटकम ही नहीं है? तो अगर आप अपना टीचिंग पेडागॉजी बदल दीजिए, पेडागॉजी मींस मेथड, और ये ध्यान दीजिए कि बच्चे की लर्निंग होनी चाहिए, समझ बेहतर होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होना चाहिए, उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी पैदा होनी चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए, क्रिएटिविटी उसके अंदर दिन दिन पर दिन बढ़ती चाहिए, उसके अंदर कंपैशन होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। ये सारे अच्छे जो पॉजिटिव गुण है आप पैदा करिए, रेजिलियंस पैदा करिए, फोकस पैदा करिए। अगर आप ये कर लेते हो तो निश्चित रूप से वो बच्चा जाएगा तो
समाज को कंट्रीब्यूट करेगा, अच्छी नौकरी करेगा, या उद्यम बैठाएगा, या गवर्नमेंट में जाएगा तो वहाँ अच्छा काम करेगा, ओवरऑल देश की जो जीडीपी होगी उसको फास्ट तरीके से ग्रो करा पाएगा। तो मेरा ये कहना है कि एक पैडागॉजी चेंज करने से खर्चा तो बढ़ेगा नहीं आपका, खर्चा तो वही बजट में है, हो सकता है और कम भी हो जाए आपका। और दूसरी बात है कि क्लास में आकर के इन्फॉर्मेशन देने का क्या मतलब है? पहले आप स्टडी मटेरियल बच्चे को दे दिए, पढ़ के आने दीजिए, खाली डिस्कस करिए क्लास में, सारा समय आपका बचेगा। और अभी क्या हाल है, 45 मिनट के लेक्चर होता है, टीचर आया कुछ बकबक किया और चला गया, उसके समझ में आया नहीं आया कोई मतलब नहीं। तो एक क्रिएटिविटी लाने की जरूरत है एजुकेशन के सिस्टम में, पेडागॉजी में, कि जो भी एक रूटीन इन्फॉर्मेशन है उसको रिटन फॉर्म में पहले बच्चे को दे दीजिए, कह दिए पढ़ के आना है क्लास में, और एक हल्का सा टेस्ट ले लीजिए पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। फिर केवल एक डिटेल डिस्कशन कराइए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कराइए, लोगों से चर्चा कराइए बच्चों से, बच्चे बेहतर समझेंगे, बेहतर उसको ग्रैस्प करेंगे और वो बेहतर इंसान बनेंगे, इफेक्टिव बनेंगे। तो आपने क्या किया, केवल प्रोसेस चेंज किया है, एक्टिविटी वही आप कर रहे हो, और प्रोसेस चेंज करने से आपका आउटपुट बेटर हो गया, खर्चा वही कम ही रहा, ओवरऑल बेनिफिट बढ़ गई आपकी। आप हेल्थ को ले लीजिए, आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए तो ना डॉक्टर है ना दवाई है, प्राइवेट में जाइए तो लूटने की व्यवस्था है। तो सरकार को एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकल सर्विस मिल सके, उससे बजट नहीं बढ़ेगा आपका, केवल प्रोसेस को रेशनलाइज करना है ताकि आउटपुट बढ़े। आप यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दीजिए बीमा कंपनियों के माध्यम से, विदाउट एनी कंडीशन, 10 लाख का सबको यूनिवर्सल कर दीजिए, कुछ प्रीमियम गवर्नमेंट दे दे और कुछ प्रीमियम इंडिविजुअल दे दे, डिपेंडिंग अपॉन हिज इकोनॉमिक कंडीशन, हर आदमी एश्योर हो जाए। और प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में जितनी इरेगुलरिटी उसको कंट्रोल करिए आप, इसीलिए सरकार बनती है। तो वो आप काम तो करोगे नहीं, तो वो काम कौन करेगा? तो पैसा खर्च हो रहा है, बजट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का और फैमिली वेलफेयर का बजट है, स्टेट के हेल्थ का बजट है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? तो अगर आप ईमानदारी से अपना काम करें, अपने प्रोसेस को प्रॉपरली करें, तो आउटपुट बेटर होगा आपका। तो जीरो बेस का मतलब है कि उसको आप क्रिटिकली एग्जामिन करके उसको मॉडिफाई करिए। आप लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए, मुकदमा दायर करोगे 20 साल फैसला नहीं, क्यों नहीं भाई? क्या जो एक रेवेन्यू कोर्ट में केवल दस्तावेजी हक, खतरा खतौनी और नक्शा सब कुछ होता है, वो 20 साल क्यों लगता है? टाइटिल होता है, क्यों नहीं साल भर के अंदर फैसला हो सकता है? जरूरत है प्रोसेस को रिव्यू करने की और ये इंश्योर करने की फैसला आपको 3 साल में देना है, जैसे मर्जी दीजिए, एक्सपार्टी देना एक्सपार्टी दीजिए, इससे आगे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप इससे आगे जाओगे तो लोग कुछ निकाल देंगे। तो जब तक हम कड़ाई नहीं करेंगे, प्रोसेस को रेशनलाइज नहीं करेंगे, तो बजट जाता रहेगा, आउटकम कुछ नहीं आएगा, खाली पैसा खर्चा होगा, फायदा किसी का नहीं होगा। पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी, 14% पूरे बजट का खर्चा हम कर रहे हैं। पूरे अगर मान लीजिए कि 100 लाख करोड़ का बजट है इंडिया का, तो 14 लाख करोड़ के ऊपर जा रहा है। कंट्रीब्यूशन क्या है? क्यों चीजों को कॉम्प्लिकेट करना? आप टैक्स आज की बात में करूं, पिछले वीडियो में मैंने इस बात को किया है, उसको रेशनलाइज करिए, सिंप्लीफाई करिए, ट्रांजैक्शन टैक्स लगाइए, रिटर्न बेस्ड चीजों को कम करिए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दीजिए, कैश पेमेंट को टोटली डिस्करेज करिए बाई व्हाट एवर मीन्स। आपकी कास्ट कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी कैपिटल की, आपकी जीडीपी तेजी से बढ़ेगा आपका। तो दोस्तों मैं एक नहीं सैकड़ों उदाहरण आपको दे सकता हूं जीरो बेस बजट का, कि एक्टिविटी आप रिव्यू करिए, उसके प्रोसेस को रेशनलाइज करिए, आपके बजट में जमीन आसमान का फर्क आने वाला है। मेरा अपना मानना है कि अगर 100 लाख करोड़ का बजट है पूरे इंडिया का, तो कम से कम 25% सेविंग आएगी अगर आप जीरो बजट अपनाते हैं। जैसा हमने बोला कि जीरो बेस और परफॉर्मेंस बजट ट्विन ब्रदर्स हैं, जुड़वा भाई हैं, ब्लड रिलेशन है इनके अंदर। अगला वीडियो में लेके आने वाला हूं परफॉर्मेंस बजट पर, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लड का रिश्ता कैसे है, खून का रिश्ता कैसे है। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि आप इसको अपनाइए अपने डे टू डे लाइफ में, अपने पर्सनल बजटिंग में, कारपोरेट्स अपनाएं इसको, गवर्नमेंट अपनाए। और ये बजट पे अभी पार्लियामेंट में चर्चा होने जा रही है, अभी फाइनेंस बिल पेश हुआ है, उसको डिस्कशन होगा। मैं चाहता हूं कि जो हमारे संसद सदस्य हैं, चाहे किसी पार्टी को हो, वो इस वीडियो को देखें और वहां चर्चा शुरू करें, इस चीज पर पॉजिटिव चर्चा करें कि कैसे हम इस पैसे का सही उपयोग कर पाए जो सरकार जनता से लेती है, और बेहतर सुविधा जनता को मिल सके, लोगों को मिल सके।
हम समझते हैं हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनका सम्मान बढ़ेगा, उनका हमारे दृष्टि में आदर बढ़ेगा, वो भी संतुष्टि पाएंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं, अच्छा लगता है आपको, तो लोगों के साथ इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप अभी तक नहीं किए हैं। एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिए, बेल बटन अगर नहीं दबाओगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाने जा रहा, आपको पता ही चलेगा कौन सा वीडियो है, इसलिए बेल बटन दबा दीजिए। इसके पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, मैं आपसे एक वायदा लेना चाहता हूँ कि आप केवल अच्छी चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे, ताकि आपके अंदर अच्छी सूचना जाए, पॉजिटिव चीज़ें जाए, आप दिन प्रतिदिन बेहतर बने, आपकी पर्सनालिटी बेहतर हो और आप जो करना चाहें उसमें सफल हो। और अंत में ये चीज कहे बिना मैं नहीं रह सकता कि आपका अगर काया निरोगी है तो बहुत बड़ा धन है आपके पास, मेडिकल बिल आपका जीरो हो जाएगा। इसलिए आप हेल्थी लाइफ स्टाइल अपनाइए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, फालतू के खाना मत खाइए, अच्छी नींद लीजिए, हर तरह के तनाव से दूर रहिए और अपने को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाते रहिए और खुश रहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक और शेयर आप जरूर करोगे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।